योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज अपना 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है। अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया हो कोई पॉइंट तो आप मेरे से कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज अपना सेकंड चैप्टर क्लास 12th है, अकाउंटेंसी। चैप्टर फर्स्ट है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और पार्ट है फर्स्ट नए साझेदार का प्रवेश। कहने का मतलब अपन किसी विद्यमान साझेदारी फर्म में किसी नए पार्टनर को शामिल कर रहे हैं। जो साझेदारी पहले से ही है, मौजूद है, विद्यमान है, उसमें अपन किसी नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं। आगे चलते हैं अपन कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है? रिकॉर्पोरेशन कि साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते, जो पहले से मौजूद जो समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, पहले से जो मौजूद समझौता है उसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। कहने का मतलब साझेदारी दोबारा से कैसे निर्मित होती है। तो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है साझेदारों ने, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी फेरबदल यदि किया जाता है तो वापस क्या हो जाती है? फर्म पुनर्गठित होती है। तो मैं बात बता रहा हूं कि पुनर्गठन होता है, कोई भी चेंज हो जाए, विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तो पुनर्गठन माना जाता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण एक फर्म का पुनर्गठन होता है? तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिए, नंबर 1 है नए साझेदार के प्रवेश पर। जब भी किसी नए साझेदार को अपन विद्यमान साझेदारी में शामिल करते हैं तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, क्योंकि नया साझेदार आके मिलेगा तो लाभ हानि अनुपात वगैरह में भी चेंज होता है। सेकंड टॉपिक इसी का पॉइंट है कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात। सपोज पहले से ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांट रहे हैं। ये पीएल रेशियो है, इनका पीएल रेशियो लाभ हानि बांटने का अनुपात है। और ये दोनों ही क्या चाहते हैं कि भविष्य में हमारा जो अनुपात हो 1:1 हो जाए। पीएल का रेशियो, लाभ हानि बांटने का अनुपात ये रखेंगे हम भविष्य के अंदर। तो देखो, पहले तो इन्हीं दोनों के मध्य कितना अनुपात था? लाभ हानि बांटने का 3:2। ये परिवर्तन करके इसमें चेंज कर रहे हैं कि हम आगे बराबर लाभ हानि बांटेंगे, फिर कोई और अनुपात लेके रख लो। तो वर्तमान साझेदारों के मध्य यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। नंबर 3, वर्तमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर। कि सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, और इनमें से किसी एक का अवकाश ग्रहण हो जाए। कहने का मतलब रिटायर्ड हो जाए, कोई क्या हो जाए? रिटायर्ड हो जाए फर्म से। कहने का मतलब ए बी सी 3 थे, सी रिटायर्ड हो रहा है, जा रहा है फर्म से, तो शेष रह गई कौन? 2। तो आगे
जो भी गतिविधियां होंगे, जो भी नियम लागू होंगे, वो किन पर लागू होंगे? ए और बी पर। अब फर्म ए और बी की कहलाएगी, ना कि ए बी सी की। तो कोई एक पार्टनर फर्म से चला जाता है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। फोर्थ है साझेदार की मृत्यु होने पर। जैसे कोई साझेदार रिटायर्ड होता है तो फर्म से चला जाता है, ऐसे यदि रिटायर्ड ना होके और उसकी यदि मृत्यु हो जाए, साझेदार की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो भी साझेदारी फर्म का क्या माना जाता है? पुनर्गठन ही माना जाता है। नेक्स्ट है दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण। कोई दो फर्म है, अलग अलग अपना कारोबार करती हैं, दोनों अलग अलग हैं। मान लो फर्म फर्स्ट और एक फर्म है सेकंड, तो ये दोनों मिलके एक ही फर्म बन जाए, तो क्या हो गया इनका? एकीकरण, एक ही फर्म हो गया, अमलगमेशन। क्या हो गया इनका? अमलगमेशन। तो भी सभी नियम चेंज हो जाते हैं और पुनर्गठन ही माना जाता है। फर्म का क्या माना जाता है? पुनर्गठन ही माना जाता है। तो आप फिर है, इससे अगला टॉपिक है अपना कि नए साझेदार के अधिकार। सपोज अपन ने किसी नए पार्टनर को फर्म में शामिल कर लिया, किसी नए साझेदार को फर्म में साझेदार बना लिया, तो उसको क्या क्या प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है? नंबर 1, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा। कि जो अब फर्म की, जैसे सपोज ए और बी पार्टनर थे पहले से ही, तो सी नया पार्टनर आया, न्यू पार्टनर, तो अब जो भी संपत्तियां होंगी फर्म के पास, अब वो किनकी होंगी? तीनों की मिलकर होंगी। किनकी होंगी? तीनों की मिलकर होंगी। फिर है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा। कि आने वाला नया साझेदार फर्म के अंदर जो भविष्य में जो भी लाभ हानि होगा उसमें भी हिस्सा प्राप्त करेगा, तो दो अधिकार मिले नए साझेदार को, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा और फर्म के भावी लाभ में हिस्सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि साझेदारी पर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 क्या कहती है कि किसी भी नए साझेदार को, किसी भी नए व्यक्ति को साझेदार विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से ही बनाया जाता है। विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से ही बनाया जाता है। और नए साझेदार का प्रवेश हो जाता है, उसके बाद में फर्म के लिए जितना उत्तरदायित्व तो पुराने साझेदारों का है, उतना ही दायित्व किनका होगा? नए आने वाले साझेदार। इसका मतलब नए आने वाले साझेदार का दायित्व भी उत्पन्न होने लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट है अपना कि नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन होंगे। जब अपन किसी नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में शामिल कर लेते हैं और उनके अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस समय प्रवेश करने पर अपने 5-6 समायोजन आएंगे। 6 समायोजन अपने को करने पड़ेंगे। तो अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। कि नया आने वाले साझेदार कितने हिस्से के लिए आ रहा है और पुराने जो साझेदार है वो कितने लाभ हानि के लिए, कितना रेशियो में लाभ हानि बांट रहे हैं, दोनों का रेशियो
या फिर विद्यमान और नए आने वाले का रेशियो अलग अलग है, तो अपने को न्यू रेशियो की गणना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? न्यू रेशियो की गणना करनी पड़ेगी। उसके बाद ही अपन समस्त साझेदारों में लाभ हानि की गणना कर सकते हैं। तो नए लाभ हानि की गणना करनी पड़ी। ऐसे ही नंबर 2, त्याग के अनुपात की गणना। त्याग के अनुपात की गणना। त्याग का मतलब है कि किसी नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों के लाभों में क्या आई है? कमी आई है। तो कहने का मतलब विद्यमान साझेदारों ने, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट का हिस्सा कम किया है, त्याग कर दिया है, कम हो गया है। तो वो किससे प्राप्त करेंगे? वो नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति से। नया साझेदार जो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा, उससे ये अपने इसकी लाभ का जो त्याग किया इन्होंने, उसकी भरपाई कर लेंगे। इसलिए त्याग के अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। नंबर 3, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन कि जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, उस समय गुडविल क्या है, उस समय फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो उसकी गणना करनी पड़ेगी। गणना करने के बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा? उसकी अकाउंटिंग, उसका लेखांकन करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट है नंबर 4, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। कि जब नया साझेदार आता है, उससे पहले की जो संपत्तियां हैं, नए साझेदार के आने से पहले की जितनी भी संपत्तियां हैं, उन पर अधिकार किनका है? पुराने साझेदारों का। किनका है? पुराने साझेदारों का। तो उन संपत्तियों में वृद्धि और कमी से जो लाभ हानि उत्पन्न होगा, उन संपत्तियों और दायित्व, उन संपत्तियों व दायित्वों के मूल्य का अपन दोबारा से निर्धारण करते हैं, और उसे मूल्य में वृद्धि और जो कमी हुई है, उसके कारण जो लाभ या हानि उत्पन्न हो रहा है, उन पर किसका अधिकार है? पुराने ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स ही अपने पुराने अनुपात में ले लेंगे उस लाभ या हानि को। ऐसे ही नंबर 5 है कि संचय, रिजर्व। क्या है? रिजर्व। दूसरा, अवितरित लाभ, जो लाभ अभी तक बांटा नहीं गया है, जो लाभ अभी तक बांटा नहीं गया है। तो लाभ और जो हानियां पड़ी हैं बिजनेस के अंदर, जो अभी बांटी नहीं गई है, तो इन पर भी अधिकार किनका है? इन पर भी अधिकार किनका है? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्या क्या चीज? पुराने संचय कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और बैलेंस शीट में जो रिजर्व पड़े हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हैं, उन्हें वो कौन? ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। फिर इसी में नेक्स्ट, पूंजी का समायोजन। कि जो नया साझेदार आ रहा है, उसकी पूंजी कैसे निर्धारित होगी, उसकी पूंजी कितनी होगी, वो आएगा तो कितनी पूंजी लेकर आएगा, और भविष्य में सभी साझेदारों की पूंजी कितनी रखी जाएगी। तो इसके भी 2-3 तरीके हैं कि भाई पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी रखी जाए, या फिर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ही पुराने साझेदारों की पूंजी रखी जाए। इसमें 2-3 समायोजन करने पड़ेंगे। तो जिसकी कम पूंजी होगी, जिसने पूंजी कम लगा रखी है, वो लेके आएगा और पूंजी, और जिन्होंने ज्यादा लगा रखी है, उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो ऐसे समायोजन होंगे। और अपने इस चैप्टर 2 में
अपन केवल इन्हीं 6 बातों के बारे में ही पढ़ेंगे। ये 6 ही टॉपिक हैं अपने इस सेकंड चैप्टर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अपन ने 6 समायोजन देखे हैं। अब अपना पहला जो समायोजन है, नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना। अपन इसमें दोनों ही ले रहे हैं, एक तो नया लाभ विभाजन अनुपात और एक त्याग के अनुपात की गणना। दोनों अनुपातों की अपन गणना सीखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नया लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात ये क्या होता है? देखिए कि नए साझेदार सहित पहले से जो पुराने साझेदार हैं वो भी और आने वाला नया सभी, तो नए साझेदार सहित सभी सम्मिलित रूप से सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं। अब नए साझेदार के आने के बाद में भविष्य में लाभ हानि जिस अनुपात में बांटा जाएगा, भविष्य में लाभ हानि जिस नए अनुपात में बांटा जाएगा उसे नया अनुपात कहते हैं। फिर है त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसकी बात यदि अपन करें, ये क्या होता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर जब नया साझेदार आता है विद्यमान पुराने फर्म में, तो पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते। अभी मैंने बताया था कि जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों के लाभों में क्या होती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो इस कमी की पूर्ति ये पुराने साझेदार किससे करेंगे? ये करेंगे नए साझेदार द्वारा जो गुडविल लाई जाएगी। क्या लाई जाएगी? गुडविल, ख्याति। आगे मैंने लिखा है, देखिए कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं, त्याग कर दिया उनके पुराने साझेदारों के लाभों क्या हुई? कमी, त्याग कर दिया। कमी का मतलब त्याग कर दिया। उसे त्याग के अनुपात में ही वहन करेंगे। उसे त्याग, जो कमी हो रही है वो कौन से अनुपात में हो रही है? त्याग के अनुपात। ये कमी हो रही है उसको क्या बोलेंगे? त्याग का अनुपात। फिर नए साझेदार के प्रवेश पर जब नए साझेदार की एंट्री होगी तो ख्याति का बंटवारा त्याग के अनुपात में ही करना होता है। तो आप समझे होंगे, क्या समझे कि इस अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? त्याग के अनुपात की गणना अपने को क्यों जरूरी है? क्या लिखा है यहाँ पे कि नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा कौन से अनुपात में किया जाएगा? त्याग के अनुपात में। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पुराने साझेदारों के लाभों में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो पुराने साझेदार अपनी कमी की पूर्ति किससे करेंगे? कि जो नया साझेदार अपनी ख्याति लेके आएगा, नया साझेदार अपनी ख्याति का जो हिस्सा लेके आएगा, गुडविल का जो हिस्सा लेके आएगा, उसे कौन ले लेंगे? पुराने साझेदार ले लेंगे। और कौन से अनुपात में ले लेंगे? त्याग अनुपात। किसमें ले लेंगे? त्याग के अनुपात में। तो अपन इनका यदि फॉर्मूला लिखें, इनके बारे में अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। सभी का अपन दोनों पॉइंट्स का अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद और अच्छे तरीके समझ में आएगा। तो मैंने यह अनुपात का यहाँ फॉर्मूला लिखा हूं, न्यू रेशियो नया अनुपात बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहने का मतलब नया अनुपात कैसे निकलेगा? जो पुराना अनुपात है उसमें से क्या घटा दें अपन?
त्याग का अनुपात घटा दें तो क्या रह जाएगा अपने पास में? नया अनुपात। नया अनुपात। फिर अपन त्याग के अनुपात की बात करें। त्याग के अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इन्हीं से अपन गणना करते हैं। इसको पक्षांतर करके फॉर्मूला हो गया कि सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या कह रहा हूं मैं कि पुराने अनुपात में से क्या घटा दे? अब नया अनुपात घटा देते हैं तो क्या बच जाता है अपने पास? सैक्रिफाई रेशियो, त्याग का अनुपात। और यदि पुराने अनुपात में से त्याग का अनुपात घटा दिया जाए तो क्या रहता है अपने पास में? नया लाभ हानि का अनुपात, न्यू रेशियो। तो आज अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इनके एग्जाम्पल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पूछें। धन्यवाद।